चलिए, कैसे हैं आप लोग? देखो लास्ट क्लास में जो हमने कंप्लीट किया था वो किया था ये नॉन एलेलिक जीन इंट्रैक्शन। अब हम बात करेंगे क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो समझ लो यहाँ पर कुछ क्या है, थ्योरेटिकल बात है जो हम आपसे करेंगे। तो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप देखिए न्यूक्लियस का डिस्कवर्ड किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसमें किया? ऑर्किड्स रूट और रूट सेल में किया। फिर उसके बाद हॉफमिस्टर नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस के अंदर देखा था, किसके? ट्रेडेस्केंटिया लीफ में देखा था। फिर फ्लेमिंग आए, इसको स्टडी किया किसमें? न्यूक्लियस ऑफ सैलमांडर सेल्स एंड कॉल्ड क्रोमाटीन। किसने क्रोमाटीन बोल दिया? फ्लेमिंग ने। फिर स्ट्रेसबर्गर आए और इसी चीज को उन्होंने क्या बोल दिया? क्रोमोसोम बोल दिया। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, क्या है? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम इज इक्वल टू, क्रोमोसोम हम बोलते किसको हैं? तो याद रखिएगा डीएनए प्लस क्या? प्रोटीन। क्लियर? डीएनए प्लस प्रोटीन। अब देखो अगर इसको हम क्रोमोसोम देखें तो ये दो पार्ट से, क्रोमोज मीन्स कलर्ड और जोमा मीन्स बॉडी। तो क्या कलर्ड बॉडी? हाँ, जब इसको स्टेन करते हैं तो क्या होता है? पैटर्न्स ऑफ कलर आते हैं दैट रिप्रेजेंट क्या? जीन। ठीक है, तो ये मतलब क्या? जेनोमिक डीएनए और नॉन जेनोमिक डीएनए। क्लियर है? अब देखिए यहां पर डीएनए तो आपको पता है, ये डीएनए क्या हो गया? जेनेटिक मटेरियल हो गया। और ये क्या होता है? निगेटिवली चार्ज्ड होता है। क्या होता है? निगेटिवली चार्ज होता है बिकॉज ऑफ H3PO4 मीन्स फॉस्फोरिक एसिड, जहां से PO4-3 फॉस्फेट ग्रुप। अब देखिए ये जो आया प्रोटीन, तो प्रोटीन भी आप बात करें तो क्रोमोसोम लिखा, प्रोक्रोमोसोम प्रोकैरियोट में बोलते हैं और यूकैरियोट में हम क्रोमोसोम बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और उसके साथ साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, क्योंकि आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, कि प्रोकैरियोट में क्या होता है? सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन होता है। सॉरी, प्रोकैरियोट में सिर्फ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, लेकिन यूकैरियोट में हिस्टोन के साथ साथ नॉन हिस्टोन भी होता है। तो हिस्टोन में क्या है? इसको हम ऐसे लिखते हैं LAB, लैब मीन्स लाइजीन, आर्जिनिन, और ये दोनों क्या है? बेसिक अमाइनो एसिड है। क्लियर? और ये क्या होता है? एसिडिक नेचर होता है। क्लियर? डीएनए। और ये लाइजीन और आर्जिनिन की वजह कर हिस्टोन जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएंगे? बेसिक और पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। क्लियर है? पॉजिटिवली चार्ज। तो ये सवाल आप कहां पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये सारी बातें पढ़ेंगे और वहां से सवाल आपके एंट्रेंस में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने बात किया क्रोमोसोम के बारे में कि क्रोमोसोम क्या होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अब क्रोमोसोम में जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है, तो कैसे? सेल डिवाइड कर रहा है। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है, आपने पढ़ा होगा, रोडोल्फ वर्चू, जिन्होंने बोला था ओमनीज सेलुला ई सेलुलाई, दैट मीन्स एग्जिस्टिंग सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो मतलब एक सेल से दो सेल बन रहा है तो उसमें सेल डिवीजन हो रहा है और उसके बाद क्या है? एक से दूसरे डिवाइड होकर के क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन हो रहा है और दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहे हैं और अलग अलग सेल में जा रहे हैं। क्लियर है? आइए फिर स्ट्रेसबर्गर, ठीक है, क्या बोला? सेड ऑल न्यूक्लियाई अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। रोडोल्फ वर्चू को देखते हुए इन्होंने स्ट्रेसबर्गर, रोडोल्फ वर्चू ने बोला ओमनीज सेलुला ई सेलुलाई, दैट मींस एग्जिस्टिंग सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। इसी तरह स्ट्रेसबर्गर ने बोला कि जितने भी ऑल न्यूक्लियस अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस। क्लियर है? अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये किसने दिया था? वॉल्टर सूटोन एंड थियोडोर बोवेरी। याद रखिएगा 1902। ये डायरेक्ट आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा जा सकता है। सूटोन एंड बोवेरी ने क्या? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये भी थ्योरेटिकल बात है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यहां पर भी हम बात कर लें
तो प्रपोज किसने किया आपने समझ गए क्या, वॉल्टर शूटोन एंड थियोडोर बोवेरी, जिसको क्या बोलेंगे हम, शूटोन एंड बोवेरी बोलेंगे। कब, 1902 में दिया। क्लियर। आगे देखिए यहां पर ये बोलता क्या है, ये बोलता है कि क्रोमोसोम बात करें तो वो क्या है, व्हीकल्स, जैसे अगर बात करें कि एक बस हो गया और बस में पैसेंजर है, ठीक है, तो क्या है, पैसेंजर को आप जीन मान लीजिए और बस को मान लीजिए क्रोमोसोम। इसी तरीके से क्रोमोसोम्स क्या है के ऊपर, जीन्स आर लीनियरली लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। क्लियर है। द थ्योरी बिलीव दैट क्रोमोसोम्स आर व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन possess Mendelian factors or genes, and it is chromosome which segregate or and assort independently during the transmission from one generation to the next generation। अभी तक हमने क्या देखा, कैपिटल टी था, स्मॉल टी था, इनको आपस में क्रॉस करा रहे थे, कैपिटल टी गैमेट बन रहा था, स्मॉल टी, और ये आपस में क्या, ड्यूरिंग द टाइम ये गैमेट फॉर्मेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, एंड देन गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, तो फिर से जाइगोट बन गया और फिर एक नया जनरेशन आ गया। क्लियर है। बस तो अब यहां पर हमें पढ़ना है, जिस तरह से आप मेंडेलियन फैक्टर्स के बारे में और एलील और जीन के बारे में बोल रहे थे, इसी तरह क्रोमोसोम भी होता है। क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम ही क्या कैरी करता है, जीन को। क्लियर। आइए तो अब सेलिएंट फीचर्स ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हम बात कर लें, पूरा थ्योरेटिकल है। क्या है, तो गैमेट्स आपको पता है ये स्पर्म और ओवम हो गया, और वो क्या होता है, जर्म सेल, और गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है, दैट मीन्स कि क्या है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को रखता है। अगर क्या है, एलील है, एक जीन का दो एलीलिक फॉर्म है, तो गैमेट में एक ही एलीलिक फॉर्म होगा। क्लियर। दैट मीन्स हैप्लॉइड कंडीशन। गैमेट सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन। कैसे, पेरेंट्स हैं, उनके गैमेट बने और वो फ्यूज किए, जाइगोट बना, और जाइगोट से एक नया जनरेशन आया, तो गैमेट बीच में क्या हो गया, क्या ब्रिज हो गया बिटवीन टू जनरेशन, पेरेंट एंड F1 जनरेशन, F1 एंड F2 जनरेशन, तो बीच में गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर। आइए, मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्ले एन इक्वल रोल इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटरी कंपोनेंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। कैसे, अब देखिए, क्यों, क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा तो हाफ सेट फ्रॉम मेल गैमेट एंड हाफ सेट फ्रॉम फीमेल गैमेट, दैट मीन्स हाफ सेट फ्रॉम मदर एंड हाफ सेट फ्रॉम फादर, और ये फ्यूज होकर के क्या बनाएंगे, जाइगोट, टू रीगेन द प्लॉइडी नेचर। ठीक है, मेल एंड फीमेल जो थे डिप्लॉइड थे, अब डिप्लॉइड सेल फ्यूज करेगा तो टेट्राप्लॉइड बनेगा, लेकिन क्या है, ऑर्गेनिज्म का नेचर क्या है, डिप्लॉइड, तो मियोसिस हुआ ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, वो हैप्लॉइड हो गए, और हैप्लॉइड फ्यूज होकर के डिप्लॉइड का फॉर्मेशन किया टू मेंटेन द प्लॉइडी नेचर। ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच मस्ट कैरी द हेरिडिटरी ट्रेट्स। जाहिर सी बात है, एवरी chromosomes or chromosome pair has a definite role in the development of an organism या individual। कैसे, देखिए, क्यों, क्योंकि बॉडी का जो भी पार्ट आप देख रहे हैं, बॉडी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उनके लिए, हर एक स्ट्रक्चर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है, और जीन कहां लोकेट होता है, क्रोमोसोम। तो इसीलिए कह रहे हैं पर्टिकुलर स्पीशीज के क्रोमोसोम नंबर फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो और वो उस पर जो जीन लोकेटेड है वो भी क्या है, फिक्स्ड है, और वो क्या है, डेफिनेट कैरेक्टर शो करते हैं। क्लियर। अगर क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम या सेट ऑफ क्रोमोसोम में चेंजेस होगा या पार्ट ऑफ क्रोमोसोम में चेंजेस होगा, तो फिर वहां पर क्या आएगा, डिफॉर्मिटीज, एबनॉर्मलिटीज आएगा। क्लियर है। एग्जांपल हम आपको बताएंगे, आगे सुन लीजिए। लॉस ऑफ अ कंप्लीट और अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम प्रोड्यूस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डेफिशिएंसी इन द ऑर्गेनिज्म। कैसे, जिसको आप टर्म बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। तो देखिए, कुछ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें प्लॉइडी नेचर या कैरियोटाइप ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बात करें, क्या नॉर्मल ह्यूमन, यहां पर ना मेल बोला ना फीमेल बोला, तो दैट मीन्स 2n इज इक्वल टू क्या होगा, 46 होगा। क्लियर है। अब हम बात करें फीमेल, तो 2n इज इक्वल टू क्या होगा, 44 प्लस XX। क्लियर। अब
मेल बात करें तो क्या होगा, 2n इज इक्वल टू 44 प्लस XY। ये नॉर्मल मेल एंड फीमेल का हुआ। क्लियर है? तो नॉर्मल कैरेक्टर आएंगे, नॉर्मल ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के होंगे। लेकिन अब देखिए, अब क्या हुआ, इसी में मान लीजिए क्या हुआ, गैमेट बना इनका, तो n इज इक्वल टू 22 प्लस x आ गए, n इज इक्वल टू 22 प्लस नॉट आ गए। दैट मीन्स जो 23rd पेयर इन ह्यूमन फीमेल था वो क्या हो गया, सेग्रीगेट नहीं किया। ठीक है, अब पूरा का पूरा पेयर एक गैमेट में आ गया, ये इस तरीके से। क्लियर? अब यहां देखिए इनका गैमेट बना, n इज इक्वल टू 22 प्लस x आ गए, ये स्पर्म कंटेनिंग x क्रोमोसोम, एंड n इज इक्वल टू 22 प्लस y, स्पर्म कंटेनिंग y क्रोमोसोम। अब देखिए अगर ये और ये आपस में फ्यूज कर रहा है तो 2n इज इक्वल टू 44 हो जाएगा, 22 44 प्लस x। तो एक्स्ट्रा x क्रोमोसोम हो गया, इसको हम बोलेंगे ट्राइजोमी ऑफ 23rd क्रोमोसोम। क्लियर है? ट्राइजोमी या एक्स्ट्रा x क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल, इसको आप बोलते हैं सुपर फीमेल, मतलब मोर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। क्लियर? आगे देखिए, अगर ये इनसे फ्यूज कर गया, दैट मीन्स 2n इज इक्वल टू 24 प्लस XY। दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ Y क्रोमोसोम इंडिकेट्स मेल, क्योंकि Y क्रोमोसोम डिटरमाइन सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इन ह्यूमन। क्लियर? लेकिन X फीमेलनेस के लिए तो मेल में फीमेल लाइक कैरेक्टर अपीयर हो जाएगा, तो इसको भी आप बोलिएगा ट्राइजोमी ऑफ 23rd क्रोमोसोम। एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन मेल, ये आपके एंट्रेंस में कई बार सवाल पूछा है, तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं लाइनफिल्टर्स या कुछ लोग क्लिनफिल्टर्स सिंड्रोम। तो इसमें जो सिम्टम्स होता है वो सवाल अक्सर पूछा जाता है, ये क्या हो जाएंगे इनमें, gynecomastia, that means in place of chest there is a development of breast in male. Clear? अब देखिए और ये स्टेराइल मेल हो जाएंगे, क्या स्टेराइल। अब यहां से बात करें तो क्या हो गया, 2n इज इक्वल टू 44 प्लस x नॉट, मीन्स एब्सेंस ऑफ 1 x क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल। क्लियर? तो इसको आप क्या बोलिएगा, मोनोजोमी, मीन्स 2n माइनस 1 मोनोजोमी ऑफ वही 23rd क्रोमोसोम। क्लियर? इसको टर्नर्स सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम। क्लियर? ये भी क्या, स्टेराइल फीमेल, इसमें रूडिमेंट्री ओवरी हो जाता है, लेकिन ओवरी तो प्रेजेंट है, लेकिन गैमेट का एक का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए अब क्या है, 2n इज इक्वल टू 44 प्लस नॉट y, दैट मीन्स ये क्या हो जाएंगे, स्टेराइल मेल। क्लियर? इनके बारे में ज्यादा नहीं आपको ध्यान रखना। तो मतलब यहां पर आपको देखने का मतलब ये था कि ये एबनॉर्मलिटीज आ गई ये सारे के सारे। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, बोथ क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन अकर्स इन पेयर। देखो इधर से उधर आ रहे थे, अगर आप यहां पर ऑटोजोम के बारे में, ये तो सेक्स क्रोमोसोम बात करा, एक ऑटोजोम अगर आप बात कर लें तो यहां पर डाउन सिंड्रोम एक होता है। क्या होता है? डाउन सिंड्रोम। तो ये तो क्या होता है, ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ये सब पूरा अलग से हम पढ़ेंगे, यहां पर ये मेल में भी और फीमेल में भी। क्लियर?
तो अगर इस चीज को ऐसे बात करें तो 2n इज इक्वल टू 45 प्लस XX। मेल बात करें तो 2n इज इक्वल टू 45 प्लस XY। क्लियर? तो ऐसे सवाल पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे, बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज जीन आकर इन पेयर इन सोमेटिक और डिप्लॉइड, लेकिन हैप्लॉइड दैट मींस गैमेट में एक ही होता है, मतलब पेयर का एक फॉर्म होता है। अ गैमेट कंटेन ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ अ टाइप एंड ओनली वन ऑफ द टू एलील ऑफ अ कैरेक्टर। क्लियर? ध्यान रखिएगा। लेकिन रीयूनियन ऑफ क्या है, रीयूनियन ऑफ या अगेन पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम और एलील अकर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो वो गैमेट फ्यूज करेगा तो फिर से पेयरिंग हो जाएगा, ये चीज था। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो देखिए होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी। तो जेनेटिक होमोजाइगोसिटी, हेट्रोजाइगोसिटी, डोमिनेंस एंड रेसेसिवनेस कैन बी सजेस्टेड बाय क्रोमोसोम टाइप एंड बिहेवियर। कैसे? डोमिनेंट एंड रेसेसिव, एलील, एलील कहां? क्रोमोसोम के ऊपर, इसीलिए ऐसी बात किया जा रहा है। ठीक है? होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी, दैट मींस अगर कैपिटल टी आ रहा है, इसका मतलब एक क्रोमोसोम कैपिटल टी लेके आ रहा है और दूसरा भी क्रोमोसोम कैपिटल टी लेके आ रहा है, तो क्या हो गया? होमोजाइगोसिटी। एक क्रोमोसोम कैपिटल टी लेके आ रहे हैं और दूसरे क्रोमोसोम स्मॉल टी लेके आ रहे हैं, तो हेट्रोजाइगस हो गया कंडीशन। तो जो एलील आ रहा है वो किस पे आ रहा है? क्रोमोसोम पे। क्लियर है? अब बात है डोमिनेंट और रेसेसिवनेस, दैट मींस कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, तो जिस क्रोमोसोम पे कैपिटल टी है वो डोमिनेंट क्रोमोसोम हो जाएगा, जिस क्रोमोसोम पे स्मॉल टी है वो रेसेसिव क्रोमोसोम हो जाएगा, एज इन एलील। क्लियर? आइए, तो होमोलोगस क्रोमोसोम साइनेप्स। अब देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम साइनेप्स ड्यूरिंग द मियोसिस एंड देन सेपरेट और सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली इनटू द डिफरेंट सेल व्हाइल एस्टैब्लिशेस द क्वालिटेटिव बेसिस फॉर द सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ हेरिडिटरी फैक्टर। वही है, आप डाइहाइब्रिड के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? इन मेनी ऑर्गेनिज्म सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज determined by specific chromosome, that chromosome is known as sex chromosome और एलोसोम भी बोलते हैं, हेट्रोक्रोमोसोम भी बोलते हैं। क्लियर? आइए, अब यहां से कुछ बात है, यही सारी बातें जो बोला उसको हम देख लेंगे, पैरेललिज्म बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड एलील। ठीक है? तो अगला हेडिंग क्या है? पैरेललिज्म बिटवीन द जीन्स एंड क्या है? क्रोमोसोम। तो इसको हटाते हैं। तो देखो इसको तो हम एक क्रॉस करके, जैसे आपने मोनोहाइब्रिड पढ़ा था उसी तरीके से हम बात कर लेंगे। तो देखिए पहले तो आप थ्योरेटिकल बात देख लीजिए कि ये क्या बोल रहे हैं। ठीक? क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एज इट द केस ऑफ जीन। जैसे हमने जीन के टर्म में पहले पढ़ा था, या मेंडेलियन फैक्टर बात करें तो इसी तरह क्रोमोसोम भी होगा आगे। अ ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन मेंडेलियन फैक्टर, रिप्रेजेंटेड बट एक्सप्रेस व्हेन कम इन पेयर। याद रखिएगा इस बात को। ठीक? इनसाइड अ गैमेट एंड गैमेट सिमिलरली कंटेन अ सिंगल क्रोमोसोम out of the pair of homologous chromosome due to meiosis that occur prior to gamete formation. The number of chromosome is fixed, बताया था हमने आपको। In each living species these are found as a homologous pair in diploid cells या सोमेटिक सेल्स भी बोल सकते हैं इस चीज को। आइए, वन क्रोमोसोम, अब ये जो डिप्लॉइड कंडीशन है तो आ कहां से रहा? वन फ्रॉम द फादर एंड अदर फ्रॉम द मदर। फादर को क्या बोलेंगे हम? पैटर्नल, मदर को क्या बोलेंगे? मैटरनल। क्लियर है? आइए नेक्स्ट, ईच क्रोमोसोम, अब ये क्या है? अब ये चीज हो रहा है, तो ईच क्रोमोसोम रेप्लिकेट ड्यूरिंग एस फेज। ये सेल साइकिल से डायरेक्ट आपके एंट्रेंस में सवाल है। रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम किस फेज में होता है? तो एस फेज में। रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिका, अपना एग्जैक्ट कॉपी बनाना, याद रखिएगा। Each chromosome replicate during S phase have two sister chromatids. The two chromatids separate and pass into the daughter nuclei during the meiosis, मतलब meiotic cell division. Similarly, each allele pair replicate and with one pair passes into each daughter cell during mitosis. Clear है?
आइए, दिस मेंटेन द सिमिलर जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ ऑल दी सेल्स ऑफ अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बोथ क्रोमोसोम्स एंड एलील बिहेव्स इन अकॉर्डेंस टू द मेंडेलियंस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोल रहा है, लॉ ऑफ क्या है, डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सारे बात कर रहा है। तो जैसे आप देख लीजिए इस चीज को, जैसे आपने पढ़ा था पहले, तो हम बात करें मेल टॉल हमने ले लिया और फीमेल ड्वार्फ ले लिया, क्लियर। अब ये क्या है, पी का मतलब पेरेंटल। तो अब यहां देखिए क्या होगा, अब जैसे आप कैपिटल टी लिखते थे, अब इस चीज को आप ऐसे लिखें, कैपिटल टी, क्लियर। स्मॉल टी। अब ऐसे ऐसे क्या दो बनेंगे ना, तो हम एक ही बना रहे हैं, देखिए मतलब अब डायरेक्ट हम एलील नहीं दिखा रहे हैं, अब ये बता रहे हैं कि एलील किस पे आ रहा है, क्रोमोसोम पे आ रहा है। अब ये आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, F1 जनरेशन। अब इसका हम क्या करा देंगे, सेल्फिंग। ये क्या हो गया, F1। तो सारे के सारे ऑल टॉल, क्लियर। अब इनका सेल्फिंग होगा, तो देखिए हम पिनेट स्क्वायर बना लें, ये कुछ भी नहीं है, बस इसी तरह दिखाया जा रहा है आपको। ठीक है, तो ये क्या आ गया, F2 जनरेशन आ गया। तो अब देखिए ये क्या हो गया, प्योर टॉल हो गया, ये हाइब्रिड टॉल हो गए, ये भी क्या हो गया, हाइब्रिड टॉल हो गया, और ये क्या हो गए, ड्वार्फ। तो फेनोटाइपिक रेशियो वही 3:3 टॉल हो गए और 1 ड्वार्फ हो गए, क्लियर। जेनोटाइपिक रेशियो देख लीजिए क्या हो गया, 1 प्योर टॉल और 2 हाइब्रिड टॉल एंड 1 क्या, ड्वार्फ। तो मेंडेलियन लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, कर रहा है ये चीज। तो देखो इधर हमने क्या लिखा, मेल, इधर क्या लिखा, फीमेल। दैट मीन्स देखो ये एक कहां से आया, पैटर्नल मीन्स फ्रॉम फादर, और ये कहां से आया, मैटरनल मतलब मदर, क्लियर। तो क्या हुआ, ये क्या हो गया 50%, क्लियर, और ये भी क्या हो गया 50%। तो देख लीजिए, तो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम फादर एंड 50% कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मदर, क्लियर ये चीज। तो आप इस चीज नोट कर लें। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या है,
पहले आप ये नोट कर लें। तो यहां देखो क्या लिखा था, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस क्या हुआ, 50% विद द कैपिटल टी एलील फॉर टॉलनेस एंड 50% फ्रॉम क्या है मैटरनल, ठीक है, क्या हो गया स्मॉल टी फॉर ड्वार्फनेस। क्लियर। तो रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ दिस गैमेट्स विल प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग इन F2 जनरेशन। ये F1 बना, फिर सेम चीज ये हुआ F2 जनरेशन। क्लियर। और क्या हो गया तो देख लीजिए आप, अगर यहां पर आप देखें तो ये क्या हो गया टोटल 25% प्योर टॉल, 50% हाइब्रिड टॉल एंड 25% क्या हो गया ड्वार्फ हो गया। क्लियर। और फेनोटाइपिकली बात करें तो 75% टॉल हो गए एंड 25% क्या हो गया ड्वार्फ हो गया। क्लियर। तो ये था क्या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद हम आगे बात करेंगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहां से डायरेक्ट सवाल पूछता है, लिंकेज इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर। ये उतार लें, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए उतार लिया, चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो जो थ्योरेटिकल बात है उसे हम डायरेक्ट बोल देंगे, बाकी आपको यहां पर सामने दिख जाएगा। आइए तो चलिए देखिए, हम आपसे बोल रहे थे कि अब अगला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो डायरेक्ट सवाल यहां से आप ये पूछेगा कि लिंकेज इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या याद रखना है, लिंकेज इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री है कि सबसे पहले लिंकेज किसने देखा, ठीक है, किसने सजेस्ट किया सबसे पहले। तो जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दे रहे थे कौन, शूटोन एंड बोवेरी, तो उन्होंने उसी दौरान सजेस्ट कर दिया था लिंकेज के बारे में। क्लियर। तो फर्स्ट सजेस्टेड बाय शूटोन एंड बोवेरी 1902 से 1903 व्हेन दे प्रोपोन्ड द फेमस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब ऑब्जर्व किसने किया, क्लियर। तो सीन बाई, किसने सीन या ऑब्जर्व बात करें तो क्या है, बेटसन एंड पिनेट नाम के, विलियम बेटसन हो गया, आप याद कीजिए आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, इनको बोला किया गया था फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फिर पिनेट के बारे में आपने पढ़ा था, रेजिनाल्ड सी पिनेट, जिन्होंने पिनेट स्क्वायर दिया था, चेकर बोर्ड मेथड, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा। और एक और बात इनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है, वो क्या है कि ब्रिटिश या इंग्लिश जेनेटिस्ट, क्योंकि ये इंग्लैंड से। क्लियर, याद रखिएगा। आइए तो कौन से हमने बताया, बेटसन एंड पिनेट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने लेथायरस ऑर्डरेटस दैट मीन स्वीट पी में इन्होंने इस चीज को देखा था और कपलिंग एंड रिपल्शन फेनोमेनन भी दिया था। आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे जहां पर हम देखेंगे कपलिंग एंड रिपल्शन क्या है और लिंकेज का टाइप देखेंगे और क्या है सिस, ये लिंकेज का टाइप हम कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, उससे रिलेट करके बात करेंगे। अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन ऑन क्रोमोसोम, तो अगर क्या है एक क्रोमोसोम के ऊपर दोनों डोमिनेंट एलील होगा और पेयर के दूसरे क्रोमोसोम पे उसका रिस्पेक्टिव रिसेसिव एलील होगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या, कंप्लीट लिंकेज बोलेंगे। और इसे हम क्या बोलेंगे, सिस अरेंजमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस। और इसको ओरिजिनल, वो आगे हम पढ़ेंगे। और यही क्या होगा, एक का डोमिनेंट दूसरे का रिसेसिव और एक का डोमिनेंट दूसरे का रिसेसिव होगा, तो उसको हम ट्रांस अरेंजमेंट बोलते हैं और इनकम्प्लीट लिंकेज बोलते हैं, और वो दैट इज बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर होता है। क्लियर। तो कपलिंग और रिपल्शन फेनोमेनन भी इन्होंने दिया था, किसने, बेटसन एंड पिनेट ने। आगे और लेकिन लिंकेज की डिस्कवरी, डेफिनेशन, क्रेडिट किसको जाता है, टीएच मॉर्गन। तो थॉमस हंट मॉर्गन 1910 में क्लियरली प्रूव्ड एंड डिफाइंड लिंकेज ऑन द बेसिस ऑफ हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि इन्होंने ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसको कॉमनली हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्लियर, फ्रूट फ्लाई, क्योंकि ये मॉर्गन को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो सवाल ये बनता है कि एक्सपेरिमेंटल मॉडल क्या था, मॉर्गन ने लिया था क्या, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। क्लियर। आइए अब हम यही चीज
हमने आपकी कहानी बात कर लिया। अब हम कंट्रीब्यूशन ऑफ थॉमस हंट मॉर्गन इन जेनेटिक्स, इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। किसका? थॉमस हंट मॉर्गन का। किसमें? जेनेटिक्स में। तो क्लियर? तो देखिए, सबसे पहली बात आप इनके बारे में ये जाने कि ये क्या थे? अमेरिकन जेनेटिस्ट के थे, ठीक है। और इन्होंने नोबेल प्राइज विनर थे। कब? 1933 में। और किस चीज पे? प्लांट फिजियोलॉजी पे। क्लियर? याद रखिएगा। इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोला गया था। और किस लिए? फॉर हिज वर्क एंड डिस्कवरी। इन्होंने क्या क्या डिस्कवरी किया था? किस किस कॉन्सेप्ट पे? तो लिंकेज डिस्कवर्ड किया था, क्रॉसिंग ओवर डिस्कवर्ड किया था, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जो कि आगे सब हम पढ़ते चलेंगे, लिंकेज मैप, जेनेटिक मैप, ये भी पढ़ेंगे, इसको भी डिस्कवर्ड किया था। और लिंकेज से रिलेटेड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जिसको सेक्स लिंकेज बोलेंगे, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस अलग से पढ़ेंगे, सब इन्होंने बताया था। म्यूटेबिलिटी ऑफ जीन, सिंपल टर्म में म्यूटेशन आप बोल दें तो ये भी किसने? मॉर्गन ने किया था। क्लियर है? इनको फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। वाई मॉर्गन नोन एज फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स? ये भी सवाल पूछ सकता है, क्योंकि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो लिया था वो क्या लिया था? फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, इसलिए फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स बोला गया। ठीक? क्लियर? ध्यान रहेगा। और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम थ्योरी ऑफ जीन था। क्या? दी थ्योरी ऑफ जीन, ध्यान रखिएगा। और ही डिस्कवर्ड द बेसिस ऑफ वेरिएशन ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? ही ऑल्सो डिस्कवर्ड लिंकेज एंड डिफरेंशिएटेड बिटवीन लिंक्ड एंड अनलिंक्ड जीन। दैट मीन्स लिंकेज को डिस्कवर्ड किया, फिर साथ साथ में यह भी बताया कि कौन लिंकेज फेनोमेनन शो करेगा और कौन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेगा। तो जो जीन सेम क्रोमोसोम पे लाई करेगा वो आपस में लिंक्ड होगा और वो लिंकेज शो करेगा। और वो लिंकेज किस तरह? कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज की तरह शो करेगा। क्लियर? और डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे जीन लाई करेंगे कैरेक्टर्स के, तो वो क्या हो जाएगा? अनलिंक्ड जीन, और वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रहेगा। क्लियर? आइए तो देखिए ये सारे कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इन्होंने आगे भी क्या किया? प्रपोज द काइज्मा टाइप हाइपोथेसिस। तो मतलब क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड काइज्मेटा फॉर्मेशन इज इंडिकेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा। शोइंग दैट काइज्मेटा कॉज क्रॉसिंग ओवर। मॉर्गन एंड स्टॉटवेंट, स्टॉटवेंट क्या थे? मॉर्गन, एल्फ्रेड स्टॉटवेंट पूरा नाम था, मॉर्गन के स्टूडेंट थे। क्लियर? तो मॉर्गन एंड हिज स्टूडेंट स्टॉटवेंट कब? 1911 में फाउंड दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, दैट मींस रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर को दूसरे टर्म में हम रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, बिटवीन टू लिंक्ड जीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर? अब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा क्रॉसिंग ओवर का चांसेस उतना ज्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा। और यही बात अगर लिंकेज के टर्म में बोले तो लिंक जीन के बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा क्रॉसिंग ओवर का चांसेस उतना कम होगा और लिंकेज का चांसेस उतना ज्यादा होगा। दैट मीन्स इन्होंने क्या बताया? देखो, क्रॉसिंग ओवर दैट मीन्स ऐसे, स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। किसके? जीन के। और इसी तरह हम बात करें लिंकेज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन या लिंक्ड जीन बोलो। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। तो अब ये आप पढ़ते ना मैथ्स में, इन दोनों के बारे में बात करें तो लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? क्रॉसिंग ओवर। तो सवाल आपके एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, लिंकेज कब होगा? जब जीन लिंक्ड होगा, दैट मीन सेम क्रोमोसोम पे लाई करेगा। ठीक? तो अगर क्या है? क्रॉसिंग ओवर का चांसेस ज्यादा है, दैट मीन्स लिंकेज का चांसेस कम है। तो सवाल पूछता है लिंकेज इज इंटरप्टेड और डिस्टर्ब्ड और डैमेज बाय क्रॉसिंग ओवर। क्लियर? क्रॉसिंग ओवर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए
तो अब हम बात करें क्या है, हाँ अब देखो रिकम्बिनेशन, ये पूरा इस पे कुछ न्यूमेरिकल है वो भी हम करेंगे, क्लियर। तो देखो अगर आपकी क्वेश्चन में दे रखा है 1% रिकम्बिनेशन, इसी को हम बोलते हैं 1% क्रॉसिंग ओवर। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, बोलो 1 सेंटीमॉर्गन, क्या बोलेंगे, या 1 मैप यूनिट, क्योंकि आगे आप क्या पढ़िएगा, जीन मैप या जेनेटिक मैप, तो इसी को यूज करना पड़ेगा। आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा कि रिकम्बिनेशन कितना आया, ठीक, वही इंडिकेट कर देगा क्रॉसिंग ओवर, फिर उसी को आप लिंकेज के टर्म में ले, क्लियर, उसी को आप मैप यूनिट के टर्म में ले लेंगे और क्या निकालेंगे, जीन मैप, क्लियर, डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन। तो ये था, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो बात आ रही है कि मॉर्गन एंड कैस्टेल, दूसरे मॉर्गन के साथ एक और साइंटिस्ट आ गए, कैस्टेल 1911 प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। क्रोमोसोमल, आपने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया, सूटोन एंड बोवेरी, वाल्टर सूटोन एंड थियोडोर बोवेरी ने दिया 1902 एंड 1903 में, 1902, ठीक, क्लियर। लेकिन क्या है, क्या बात करें, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज किसने दिया, मॉर्गन के साथ कैस्टल, कब, 1911 में दिया, ठीक है। इन्होंने बताया क्या, शोइंग दैट जीन्स आर लोकेटेड इन ऑन क्रोमोसोम अरेंज इन अ लीनियर ऑर्डर, क्लियर। आइए, स्ट्रेंथ ऑफ, यही बात हम बता रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन जीन्स इंक्रीज विथ डिक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन क्या, जीन। अब देख लो, जैसे ये क्लियर है, ये हमने बना दिया। अब यहां पर हमने एक ए लिख दिया और यहां पर कैपिटल बी लिख दिया, यहां पर स्मॉल ए, यहां पर स्मॉल बी लिख दिया, क्लियर। और इसी पे हम बना दे रहे हैं एक कैपिटल सी और कैपिटल डी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। अब बताइए, आपको बताना है कहां पर लिंकेज ज्यादा होगा, यहां पर लिंकेज ज्यादा होगा, यहां पर लिंकेज कम होगा, क्लियर। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा, यहां डिस्टेंस कम, क्लियर। पहली बात आपको लिंकेज बताने के लिए कि जीन कहां, सेम क्रोमोसोम पे लाई करना चाहिए, कर रहा है। अब डिस्टेंस देखेंगे, अगर स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बोल दिया ए बी और सी डी के बीच में बताइए, तो लिंकेज ए बी में ज्यादा है चांसेस होगा कंपेयर टू सी एंड डी, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है, तो क्रॉसिंग ओवर का चांसेस ज्यादा होगा कंपेयर टू लिंकेज, यहां पर लिंकेज का ज्यादा चांसेस होगा कंपेयर टू क्रॉसिंग ओवर, क्लियर। तो ये बात है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, तो देखिए अब हम बात करेंगे ये सब थ्योरेटिकल बात है, जो था आपको हमने समझाया। आइए, तो ड्रोसोफिला एज एक्सपेरिमेंटल मॉडल बाय थॉमस हंट मॉर्गन, याद रखिएगा, ड्रोसोफिला मिलने के साथ क्या जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट में, ये एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ। क्यों, तो वही अब हेल्पफुल हुआ, तो फिर क्या बोलेंगे इसको, जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स, जैकपॉट लग गया बोलते हैं ना, तो ये ड्रोसोफिला को जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। और आगे चलिए, अब हम बात करेंगे, जब ऑलरेडी मेंडल ने पी प्लांट ले रखा था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो यहां पर क्या है, टीएच मॉर्गन क्या है, ड्रोसोफिला लेने से क्या फायदा हुआ, तो हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ड्रोसोफिला ओवर पी के ओवर, क्योंकि पी के ऑलरेडी ले रखा था, अब ये दूसरा ले रहे हैं, तो चलिए बात करते हैं। तो देखो, पहली बात क्या है, इजिली अवेलेबल हॉवरिंग ओवर क्या है, राइपन फ्रूट, क्लियर। हाँ, उसमें भी सवाल आपसे पूछा हुआ है, कौन, मैंगो, बनाना, याद रखिएगा, राइपन मैंगो एंड बनाना, ठीक है। वेयर इट फीड ओवर ईस्ट सेल्स प्रेजेंट ऑन द फ्रूट सरफेस, क्लियर। आगे नेक्स्ट,
क्या है, दीज फ्लाइज कैन बी इजली रेयर्ड इनसाइड बोतल, आराम से बोतल में इनको रेयर कर सकते हैं। हैविंग ईस्ट कल्चर ओवर द मीडियम कंटेनिंग द क्रीम ऑफ व्हीट मोलासेस एंड अगार, मतलब कार्बोहाइड्रेट रिच कंटेंट में, क्लियर, इजली। अब फीमेल, अब यहां पर क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, आपने पढ़ा है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहने का मतलब मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंग्विशेबल मॉर्फोलॉजिकली, तो मेल स्मॉल साइज, फीमेल लार्ज साइज, एंड फीमेल इज ओविपोजिटर, मतलब रेयर विंग पे एग डिपोजिट करती है, क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो क्या बोलेंगे, फीमेल इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द मेल बाय इट्स लार्ज साइज, फीमेल का साइज ज्यादा, एंड ओविपोजिटर एट रेयर विंग्स, याद रखिए इंड्स, समझ में आ रहा है, क्लियर। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना रखा है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए और क्या है, अब देखिए क्या है कि मान लीजिए कि अगर अरे क्या है, फ्रूट फ्लाइज ऐसा थोड़े कि अब वो फ्लाई आपको आगे बोलेंगे आओ, मॉर्गन को बोलेगा आओ मॉर्गन, लो हम तुम्हारे हाथ पे बैठ जा रहे हैं, तुम एक्सपेरिमेंट करो, नहीं। तो उन्हें क्या करना, या ऐसे मॉर्गन पकड़ते रहेंगे, नहीं, तो फिर उन्हें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेरी इनएक्टिवेटेड विथ ईथर, याद रखिएगा ईथर, एंड इजली एग्जामिन बाय हैंड लेंस, क्लियर, हैंड लेंस, एंड और बात करें तो क्या होगा, डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप में, क्लियर। आगे चलिए, फीमेल फ्लाइज, अब देखो, अब मान लो कि आप स्टडी कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, उस ऑर्गेनिज्म का जेनोम साइज ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, जाहिर सी बात है कम होना चाहिए। तो जेनोमिक साइज क्या है, 2n इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स डिप्लॉयड है और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8, ठीक है। और इनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है, एज ह्यूमन होता है, दैट मीन्स फीमेल कंटेनिंग XX क्रोमोसोम एंड मेल कंटेनिंग XY क्रोमोसोम, क्लियर है। आइए तो इजिली स्टडी कर पाएंगे। द मेल फ्लाइज वर्सेस, हमने बताया आपको, क्या बोलिएगा, इसको हटाते हैं, क्या हो जाएगा, मेल बात करें तो 2n इज इक्वल टू 6 प्लस XX, इसको आप 2n इज इक्वल टू AA प्लस XX, सॉरी फीमेल, और मेल बात करें तो 2n इज इक्वल टू 6 प्लस XY, इसको 2n इज इक्वल टू AA मतलब ऑटोजोम पेयर में XY, क्लियर। ये तो यहां होमोजाइगोसिटी हो गया, यहां हेट्रोजाइगोसिटी हो गया, क्लियर है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अब जो आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा और आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आकर, पॉलीटीन स्लाइवरी ग्लैंड्स ऑफ क्या है, ड्रोसोफिला, और ये किस लिए, फॉर स्टडी एबनॉर्मलिटीज। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम अकर इन दी स्लाइवरी ग्लैंड्स ऑफ लार्वा विच कैन इंडिकेट्स एनी टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटीज। तो डायरेक्ट सवाल तो यही पूछा, पॉलीटीन क्रोमोसोम कहां पाया जाता है, तो स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ लार्वा, क्लियर, ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ दूसरी बात, अब यहां पर हम लिंकेज पढ़ने से पहले हम क्रॉसिंग ओवर की तरफ आते हैं। क्या क्रॉसिंग ओवर, तो बताइए क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल साइकिल से भी ये सवाल है। तो सबसे पहले तो कहानी देख ले हम, तो देखिए क्रॉसिंग ओवर हम बात करें तो जैनसन नाम के साइंटिस्ट थे, जैनसन, JANSONS, जैनसन वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर्ड काइजमाटा फॉर्मेशन, काइजमाटा फॉर्मेशन, और उसको क्या किया, रिलेटेड फेनोमेनन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो जैनसन ने काइजमाटा फॉर्मेशन को क्या किया, बताया, और उसको रिलेट किया कहां से, क्रॉसिंग ओवर से, क्लियर। लेकिन थॉमस हंट मॉर्गन डिस्कवर्ड क्रॉसिंग ओवर, डिस्कवरी किसको क्रेडिट जाता है, थॉमस हंट मॉर्गन को जाता है, एंड रिकॉम्बिनेशन, क्लियर, क्रॉसिंग ओवर लेड्स टू रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ बताइए, पेरेंटल टाइप के साथ साथ न्यू टाइप आ रहे हैं, तो उसको रिकॉम्बिनेशन बोल दिया, क्लियर। आइए द एक्सचेंज, अब देखो क्रॉसिंग ओवर का डेफिनेशन हम बता रहे हैं आपको, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन,
बिटवीन, ध्यान दीजिएगा लाइन पे, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट टेट्राड स्टेज बाई काइजमाटा फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? फिर से बोले, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट टेट्राड स्टेज बाई काइजमाटा फॉर्मेशन। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो पहले क्या होना चाहिए? टेट्राड स्टेज मतलब 4, और पेकाइटीन, प्रोफेज फर्स्ट के पेकाइटीन स्टेज में ये चीज होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा है। ठीक, आइए तो अब हम देखिए, ऐसे बात करें हम, तो देखो जाइगोटीन स्टेज पे क्या बनता है? साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? ये जो चीज आप देख रहे हैं इसी को क्या साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, और आपको बताइए ये क्या होता है? प्रोटीन। क्लियर? प्रोटीन। तो ये कहां, इसी को हम साइनेप्सिस बोल देंगे और जाइगोटीन। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को साइनेप्सिस बोलते हैं। प्रोफेज का स्टेज होता है ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट हम बात करें तो अगला क्या होगा? क्लियर है? इसी को आप क्या बोलिएगा? क्रॉसिंग ओवर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेकाइटीन। क्लियर? अब देखो क्या हुआ, तो देखिए क्या हुआ, ये सेगमेंट यहां आ गया, यहां देखिए इसका इधर चला गया, इसका इधर चला गया। क्लियर है? ये तो ये था क्रॉसिंग ओवर, रिजल्ट एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो गया। क्लियर? तो क्या है? काइजमाटल एपेरेटस कहां? डिप्लोटीन स्टेज में बनता है। तो काइजमेटल एपेरेटस
डिप्लोटीन में बनता है। ध्यान रखिएगा ये सेल साइकिल का इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे डायरेक्ट। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहाँ, जाइगोटीन, क्रॉसिंग ओवर कहाँ, पेकाइटिन, और काइजमाटल एपेरेटस डिप्लोटीन। क्लियर। आइए आगे बात करें हम, तो क्या है यहां पर हमने आपको क्रॉसिंग ओवर का डेफिनेशन बता दिया बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो देखो ये और ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, लेकिन ये और ये आपस में क्या हो गए, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, एट टेट्राड स्टेज बाई काइजमाटा फॉर्मेशन ड्यूरिंग पेकाइटिन स्टेज। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, और वही क्या करेगा, एक न्यू कॉम्बिनेशन लेकर आता है। क्लियर। तो देखिए द न्यू कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन जीन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस बाय क्रॉसिंग ओवर। क्लियर। क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूस, अब क्या करेगा, न्यू कॉम्बिनेशन आ रहा है, दैट मींस वेरिएशन एंड रिकॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करेगा। और क्रॉसिंग ओवर टर्म किसने दिया था, मॉर्गन ने दिया था। क्रॉसिंग ओवर आकर हमने बताया टेट्राड स्टेज पे होगा, पेकाइटिन स्टेज पे होगा। क्लियर। अब देखो टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर अगर आप बात करें, सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, हटा दूं इसको, तो देखो टाइप सिंगल, डबल एंड मल्टीपल। क्या बोलेंगे, सिंगल, डबल एंड मल्टीपल। क्या, सिंगल, डबल एंड मल्टीपल। तो देखो सिंगल क्रॉसिंग ओवर, क्या बोल रहे हैं आप, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। क्लियर। चले आगे देखिए, अगर और क्या पहले लिख दें, डबल क्रॉसिंग ओवर, ठीक, और मल्टीपल ओवर। तो देखो ये है। अब दूसरा क्या हुआ, इस तरीके से, तो इसको सिंगल बोल देंगे। और डबल कहने का मतलब दो बार, दो जगह पे। मल्टीपल कहने का मतलब हम बात करेंगे ये ऐसे, ये ऐसी को आप इस तरीके से देख लें। ये तो ये मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, इसके बारे में ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन आएगा। क्लियर। बात करें क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन, या रिकॉम्बिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। क्लियर। आइए क्या है क्रॉसिंग ओवर, हमने आपको बता दिया। क्रॉसिंग ओवर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। जीन के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा चांसेस क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होने का। दैट मीन्स मोर द डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन, मोर द चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, लेस द डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन, लेस द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। चलो क्या है, देखो हम बात करेंगे यहां पे, तो देखो पहला फैक्टर हम बात करें डिस्टेंस
बिटवीन जीन्स। दूसरा हम बात करें एक्सपोज टू एक्सरे। तीसरा टेम्परेचर। और एज। तो देखो अब हम क्या करें, तो देखो एज बढ़ेगा, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन जीन इंक्रीज होगा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा। जब क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन भी ज्यादा। एक्सपोजर, जितना ज्यादा हम एक्सपोज करेंगे टू एक्सरे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर का चांसेस बढ़ेगा और रिकॉम्बिनेशन का भी चांसेस बढ़ेगा। क्लियर, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाने से भी वही चीज। क्लियर, और ये क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या है, जीन के बीच में अनस्टेबिलिटी आएगा। क्लियर, अब देखो एज, सॉरी बढ़ा दें हम, एज जैसे जैसे बढ़ेगा घटेगा। तो ओल्ड एज फीमेल, ओल्ड एज में क्या होता है, लिंकेज का चांसेस ज्यादा होता है, क्रॉसिंग ओवर का चांसेस कम होता है। क्लियर, तो ये था फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। तो देखिए हाँ, एक चीज और हम आपको बताना भूल गए कि आप याद रखिएगा, क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो उसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो रिकॉम्बिनेज। बहुत बार आपके एंट्रेंस में पूछा है, सेल साइकिल से ये क्वेश्चन है। क्लियर, आइए तो अब देखिए, recombination and crossing over a new group of genes or a new combination of a character which is different from the parental type is called recombinant। याद दिलाए, देखिए याद कीजिए, आपने पढ़ा था ना डाइहाइब्रिड, याद करो, तो उसमें आपने रॉन्ड एंड येलो होमोजाइगस कंडीशन लिया था। क्लियर, या आप सीधे फेनोटाइप बात करो, रॉन्ड एंड येलो लिया था पेरेंट, और रिंकल ग्रीन लिया था। F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या आ गए थे, रॉन्ड एंड येलो आ गए थे। लेकिन जब F1 जनरेशन को सेल्फिंग कराया था तो बताओ क्या आए थे, तो फेनोटाइपिकली क्या है, 9 जो आए थे वो क्या आए थे, रॉन्ड एंड येलो आए थे। 3 जो आया था रॉन्ड ग्रीन आया था, और 3 जो आए थे वो रिंकल येलो आए थे, याद आ रहा है, और 1 रिंकल ग्रीन आए थे। तो पेरेंट क्या था, रॉन्ड एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन। तो 16 में कितना, 10 जो है वो पेरेंटल टाइप हो गया। अब 6 जो हो गया वो न्यू कॉम्बिनेशन आया ना, दोनों को मिला के आ रहा है। तो ये चीज कह रहा था, तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्लियर, आगे चलिए, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, अभी बताया, क्रॉसिंग ओवर डेट अकर ड्यूरिंग मियोसिस प्रायर टू, जल्दी बताओ, गैमेट फॉर्मेशन, दैट मींस गैमेटोजेनेसिस। आइए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ, अब देखो हमें कैसे, अभी हमने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिया जो कि आप अभी लिखेंगे। तो देखो कैसे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन पता करेंगे। फ्रीक्वेंसी कब बोलते हैं, जो टोटल में ही से तो बोलते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था ना, F2 जनरेशन में जो फेनोटाइपिक रेशियो देख रहे थे 9:3:3:1। क्लियर, तो उसमें 6 जो आ गया वो न्यू कॉम्बिनेशन आया और 10 पेरेंटल आ गया। तो क्या करेंगे, 6 जो न्यू कॉम्बिनेशन था अपॉन टोटल ऑफ स्प्रिंग इंटू 100 कर देंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है, तो क्या हो गया, ये 6 अपॉन 16 इंटू 100। क्लियर, तो ये आ गया फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन। क्लियर, तो देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब ये जो फॉर्मूला हम आपको लिखा रहे हैं, इस फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। क्लियर, तो ये हटाते हैं, फॉर्मूला नोट करके रखिएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताएंगे। हम पहले हम थ्योरी पढ़ लेते पूरा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बाद में। क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर भी बोल दो आप,
इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, टोटल क्या है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स या रिकॉम्बिनेंट टाइप्स अपॉन टोटल प्रोजेनी इनटू 100। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे ये फॉर्मूला काम आएगा। इस पे आपके एनसीईआरटी में जो नहीं दे रखा है वो आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा हुआ है, तो हम आपको यहां पर बताएंगे। क्लियर है? आइए तो देखो, अब इसी तरह से 1% क्रॉसिंग ओवर इंडिकेट्स दैट, बताया था क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन 1 मैप यूनिट 1 सेंटीमॉर्गन, बताया था हमने आपको। 1% क्रॉसिंग ओवर इंडिकेट्स दैट द जीन आर 1 मैप यूनिट अपार्ट फ्रॉम पार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम। याद रखिएगा। क्लियर? आगे देखिए, हेलेडन गेव, साइंटिस्ट हैं, गेव द कॉन्सेप्ट और टर्म ऑफ सेंटीमॉर्गन इन रिस्पेक्ट ऑफ मॉर्गन, ठीक है, फॉर मैप यूनिट विच इज यूज्ड टू डिनोट द डिस्टेंस between two genes on a chromosome. Clear? In honor to the Thomas Hunt Morgan. ठीक है? तो देखो, 1 crossing over is equal to 1 map unit बोल दिया। क्लियर? या 1 सेंटीमॉर्गन। क्लियर है? अब देखो, जैसे आप बोल दो 100% क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू, सेंटी का मतलब 10 टू द पावर -2, अब आप लिख दिया 100, तो 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -2, तो बेस सेम तो पावर ऐड, तो 10 टू द पावर 0 हो जाएगा, तो 1, तो क्या बोलेंगे, 1 मॉर्गन। क्लियर है? अगर यही आपसे बोल दें कि बताओ 10% क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू, अरे यहां क्या करो, 1% क्रॉसिंग ओवर बराबर 1 सेंटीमॉर्गन, तो क्या है 10, तो 10 इंटू 1 सेंटीमॉर्गन, ठीक है, तो 10 का पावर 1, 10 मतलब हुआ, इंटू 10 टू द पावर -2, तो बेस सेम, तो 10 टू द पावर -1 बच जाएगा ना, तो डेसी हो गया ना, तो इसको क्या बोल दीजिएगा, डेसी। अरे समझ में आया कि नहीं आया? देखो ऐसे, 1 में 1 सेंटीमॉर्गन, तो 10 में 100 में 10 इंटू 1 सेंटीमॉर्गन कर दिया, तो 100 इंटू 10 टू द पावर -2 मॉर्गन हो गया, तो क्या हो गया, इसको 2 कर दो, तो 1 मॉर्गन हो गया। क्लियर? इसी तरह हम बात करें तो 10 में क्या हो जाएगा, 10 इंटू, ऊपर से लेके चल रहे हैं, 10 टू द पावर -2 मॉर्गन, सेंटी की जगह 10 टू द पावर -2 लिख दिया, तो क्या हो गया, 10 टू द पावर -1 मॉर्गन लिखो, या डेसी मॉर्गन लिख दो, इसको शॉर्ट फॉर्म में डेसी मॉर्गन। क्लियर? इसको याद रखिए, स्मॉल सी कैपिटल एम, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है तो एम कैपिटल रखिएगा। क्लियर? ये बात हमने आपको बता दिया। ठीक, अब देखो, अगर मान लो आपसे ऐसे बोल रहा है, इफ इन एनी क्वेश्चन द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी गिवन ग्रेटर देन 50, याद रखिएगा 50%, देन इट्स एक्चुअल वैल्यू गिवन -50 कीजिएगा। क्लियर? तो क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नॉट मोर देन 50%। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में जैसे कि आपको क्रॉसिंग ओवर दे रखा है, क्रॉसिंग ओवर मान लो 66% दे रखा है, ठीक है, तो अब क्या होगा, 66 - 50 कीजिएगा, एक्चुअल क्रॉसिंग ओवर, ये क्या हो गया, ये गिवन दे रखा है, तो एक्चुअल क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू 66 - 50, तो क्या हो जाएगा, 16%, क्योंकि ये हाइपोथेसिस जो है, काइजमाटा फॉर्मेशन हाइपोथेसिस जो है, वो अप टू या इक्वल टू 50% क्रॉसिंग ओवर तक ही वैलिड है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, तो यह मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, इफ एनी क्रॉसिंग, किसी भी क्वेश्चन में क्रॉसिंग ओवर 50% से ज्यादा दे रखा है, तो आपको जो गिवन वैल्यू उससे 50 माइनस करना है। तो यहां तक उतार लें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में लिंकेज आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, टाइप्स ऑफ लिंकेज बात करेंगे, फिर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बात करेंगे, मतलब एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड, फिर बात करेंगे क्या है एक्स लिंक्ड में डोमिनेंट और रिसेसिव, एंड उससे रिलेटेड जो भी सवाल होगा, एग्जाम्पल होगा, वो बात करेंगे। थैंक यू।